हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं बुनियाद लेवल 2 का सॉल्यूशन जो कि 25 अगस्त 2022 को हुआ था। 35 क्वेश्चन सेट बी के मैं करवा चुकी हूँ। चारों सेट बिल्कुल सेम है। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो सेट ए का 11वां, बी का 36वां, सी का 22वां और डी का 16वां क्वेश्चन है। और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज, कम से कम 80% बच्चे ऐसे हैं जो मेरे लेक्चर को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और बेटा जी, सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, तभी आप आगे बढ़ें। चलें भाई आगे। 36वां क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच में ए बी सी प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग कैटेगरी की टिकट है ए बी और सी कैटेगरी की। ए वाले की एक टिकट की कीमत 1000 रुपये है, बी वाले की एक टिकट की कीमत 500 रुपये है, सी कैटेगरी की एक टिकट की कीमत 200 रुपये है। ए बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। जो उनकी संख्या है इतनी टिकट बिकी। यदि टिकटों की बिक्री से कुल 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की वसूली हुई है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप यहीं से देखें कि जितनी टिकट बिकी वो कितनी बिकी, 3:2:5 में। तो मान लिया ए कैटेगरी की टिकट बिकी 3x, बी कैटेगरी की टिकट बिकी 2x, सी कैटेगरी की टिकट बिकी 5x। अब ए कैटेगरी की एक टिकट का जो प्राइस है, ध्यान देना, एक टिकट का प्राइस 1000 है, बी कैटेगरी की एक टिकट का प्राइस 500 है और सी वाली एक टिकट का प्राइस 200 है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक टिकट 1000 रुपये की है, अगर 10 टिकट बिकती तो 10,000 की हो जाती। तो ये 3x टिकट है, तो ये कितने की बिकेंगी, 3x गुणा 1000। ठीक है। बी कैटेगरी में एक टिकट 500 रुपये की है, अगर 10 टिकट लेते हैं तो 5000 की पड़ती हैं। अगर 2x टिकट लेते हैं तो 2x गुणा 5000 की पड़ती है। और सेम यहाँ पर तो जो टोटल आमदनी हुई है, जो कि पैसा वसूल हुआ, वो 2.5 करोड़ रुपये हुआ है। तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं किस तरह से, टोटल इनकम 2.5 करोड़। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। ए टिकट का कितना हो गया, 3x को 1000 से गुणा कर दो 3000x, 2x को 500 से कर दो 500 दूनी 1000x और 200 पंजे भी 1000x। और 2.5 करोड़ का मतलब है 2,50,00,000 रुपये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 3 और 1 4 और 1 5000x और ये हो जाता है बेटा 2,50,00,000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई और 5 इधर नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू आने वाली है, ये आपका बन गया 25,000 बटे 5, 5 पंजे 25, 3 जीरो आ जाएंगी 5000। x की वैल्यू 5000 आ गई। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करो, यानी कुल कितने टिकट्स बिकी हैं। तो टिकट्स बिकी हैं 3x जमा 2x जमा 5x। तो ए कैटेगरी की कितनी टिकट बिकी, 3x, यानी कि 3 गुणा 5000 यानी कि 5 दिए 15,000। बी कैटेगरी की कितनी टिकट बिकी हैं, 2x, यानी कि 2 गुणा 5000 यानी कि 10,000। और सी कैटेगरी की कितनी टिकट बिकी हैं, 5x, यानी कि 5 गुणा 5000 यानी कि 25,000। तो जो टोटल टिकट्स बिकी हैं, जितनी कुल टिकटों की बिक्री हुई है वो इनका जोड़ है। 25 और 10 35 और 15 कितना आ जाएगा, 50,000 टिकट हमारी बिकी हैं, जो कि हमारा राइट ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। इसकी की मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, चारों कोड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा ए पार्ट का 12th क्वेश्चन, बी का 37, सी का 21 और डी का 20th क्वेश्चन। देखें जरा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। रफ काम करेंगे हम, ठीक है ना, हम एक एक नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। कर्ण है 39 सेंटीमीटर, इन दोनों में 21 का अंतर है, यानी अगर एक भुजा x सेंटीमीटर है तो अगली उससे 21 ज़्यादा या 21 कम पाएगी। तो इसको मैंने x जमा 21 ले लिया। अब ये कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। सेंटीमीटर तो दे ही रखा है पहले, यानी हमें क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2
गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, x है, ऊंचाई कितनी है, x जमा 21। तो अब समस्या क्या है, समस्या है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये हो जाएगा x का वर्ग जमा x जमा 21 का वर्ग, और कर्ण कितना है 39। ठीक है, ये तो हो गया x का वर्ग। यहाँ आप लगाओगे a जमा b का वर्ग, a की 2 यानी x का वर्ग जमा 21 का वर्ग 441 जमा 2ab यानी 21 दूनी 42 और 39 का वर्ग हो जाएगा 1521। इसको हल कर लो, 2x की 2 ये हो गया बेटा जी जमा का 42x, और 1521 में से 441 घटा दो तो ये हमारा यहीं घटा देती हूँ मैं, बनेगा 1080। सारी टर्म्स को लेफ़्ट में ले आओ, 2x की 2 जमा 42x घटा 1080 बराबर है 0। तीनों सम संख्या हैं तो 2 से भाग कर दो, x की 2 जमा 42 को करोगे 21x घटा 540 बराबर है 0। अब इसके गुणनखंड आप अपने आप कर लेना, 36 और 15 बनेंगे। 36 में से 15 घटाओगे तो 21 आएगा, और 36 को 15 से गुणा करोगे तो 540 आएगा। हम मध्य पद को ऐसे तोड़ते हैं कि 2 भागों में, कि जब गुणा जोड़ें या घटाएं तो 21 आ जाए, और गुणा करें तो 540 से कम 540। 8वीं में भी आ जाते हैं ये सवाल। तो ये बनेगा x स्क्वायर जमा 36x घटा 15x घटा 540 बराबर है 0। इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो x जमा 36, इन दोनों में से 15 कॉमन लोगे तो x जमा 36, और जब इसके टुकड़े करोगे तो बनेंगे x जमा 36 और x घटा 15 बराबर है 0। दोनों को बारी बारी से रखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी -36 और 1 आएगी 15। नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x हमारे ट्रायंगल की भुजा है, और किसी भी त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यहीं करा रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो x की वैल्यू आ गई 15, आधार हो गया हमारा 15, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 21 ज़्यादा यानी कि 15 जमा 21 यानी कि 36। तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणा आधार गुणा परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई। आधार 15 ऊंचाई 36, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 और 15 की गुणा 270, 18 पंजे 90, 9 18 कम 18 और 9 27, 270 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो आपके ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बेटा ए पार्ट 48 क्वेश्चन, बी 38, सी 23, डी का 11th क्वेश्चन। वार्षिक आधार पर संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है। समान राशि यानी वही पैसा समान समय यानी उतना ही समय कितना है 2 साल में, समान दर पर साधारण ब्याज कितना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹205। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए समान दर पर ये क्या कहता है कि किसी आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे पर 2 साल में 5% की दर से 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। उसी पैसे पे उतने ही टाइम पे उतनी दर से साधारण ब्याज कितना आएगा। अब हमें पैसा नहीं पता कितना है, हमें राशि नहीं पता। मेन क्वेश्चन है ये। जब हमारे पास मूलधन यानी राशि आ जाएगी तो हम साधारण ब्याज भी निकाल देंगे, क्योंकि दर तो 5 है और समय कितना है 2 है। तो हम क्या करते हैं, माना मूलधन या प्रिंसिपल कितना 100 रुपये, दर हमारी हमें दे रखी है 5%, समय हमें दे रखा है 2 वर्ष। तो चक्रवर्ती मिश्र धन निकलता है, ब्याज नहीं निकलता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, चक्रवर्ती मिश्र धन इंग्लिश में इसको अमाउंट भी बोल देते हैं, वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t। ये प्रिंसिपल है, ये r है, ये t है, ठीक है। तो अमाउंट आपका हो जाएगा 100 × 1 + 5/100 की पावर 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20 और 1 21। ये बन जाएगा 100 ब्रैकेट में 21/20 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बनेगा 100 × 21 का स्क्वायर है आपका 441
21 का स्क्वायर है 441 और ये है बटे में 400। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 441 को 4 से भाग करोगे तो 110 रुपये 25 पैसे चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलूँ तो चक्रवर्ती ब्याज। वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि भाई मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। मिश्र धन कितना है 110 रुपये 25 पैसे, 100 रुपये हमने मूलधन लिया है, 110 में से 100 रुपये घटाओगे तो 10 रुपये 25 पैसे हमारा ब्याज बन गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, इस सवाल में मूलधन नहीं दे रखा था, मैंने 100 रुपये मूलधन मानकर समान ब्याज की दर और समय पर 10 रुपये 25 पैसे मूलधन ब्याज निकाल दिया। लेकिन किताब वाला कह रहा है कि जो हमारी राशि है, जो असली राशि है, जो असली मूलधन है, उस पे 205 रुपये ब्याज आ रहा है। तो अब एक एक नियम से आप असली मूलधन निकाल दो कि यदि चक्रवर्ती ब्याज 10 रुपये 25 पैसे है तो हमने मूलधन कितना माना है 100 रुपये। यदि ब्याज 1 है तो मूलधन हो गया 100 बटे 10.25 और असली इंटरेस्ट जो कि 205 रुपये आया हुआ है, तो उस कंडीशन में कितना होगा। तो देखो 100 बटे 10.25 गुणा 205, और ये पॉइंट हटाने के लिए मैं एक 100 और लगा देती हूँ ऊपर। ये अब हम इसको जब काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 पंजे 25 और 41 एकम 41 पांजे, 5 दूनी 10 0, ऊपर 20 और 200 बचता है जो कि हल होकर आएगा 2000 रुपये। यानी कि जो हमारा असली प्रिंसिपल है वो 2000 रुपये है, टाइम वही 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5% है। तो समान राशि थी नहीं जो कि 2000 निकाल दी, समान समय और समान दर पर साधारण ब्याज निकालो। तो बेटा जी टाइम 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये कहीं छोटा आर कहीं बड़ा आर चल जाए तो उससे माइंड नहीं करना है। 2000 गुणा 5 गुणा 2 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और आपका उत्तर आ जाएगा 200 रुपये, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन नंबर ए है। अगले 2 क्वेश्चन आपके थोड़े से मुश्किल हैं, ये तो फिर भी आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही हाई लेवल का इन्होंने दिया हुआ है, चलो फिर भी हम उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है प्लीज़। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर ए का 40, बी का 39, सी 43, डी का 42 पढ़ें। 2 मिश्र धातु ए और बी में जस्ता और टीन का अनुपात क्रमशः 5:2 और 3:4 है। मिश्र धातु ए एक धातु है, कुछ भी हो सकती है, उसमें जिंक और टीन, जिंक 5 है तो टीन 2 मिलाया है। बी धातु में जैसे मान लो सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है और पीतल है, इस तरह ये सब धातुएं हैं। तो ए कोई धातु है, मान लो पीतल है, तो उसके अंदर जस्त यानी जिंक तो 5 है और टीन 2 है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं इसको सत्य मान लो, आप साइंस नहीं पढ़ा रही मैं। और दूसरी धातु मान लो पीतल है तो उसमें जस्त 3 है और टीन 4 है। ठीक है, चलें आगे। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम, भाई मान लो मैंने क्या कहा, ये तांबा है, ये पीतल है, इस तरह मान लिया, मान रहे हैं, बार बार कह रही हूँ मैं। तो ए का 7 किलोग्राम यानी पहली धातु तो 7 किलो ले ली, बी का 21 किलोग्राम यानी दूसरी धातु 21 किलोग्राम लेके एक नई धातु बना दी, एक नई मिश्र धातु बनाई। तो इस नई धातु में जस्त और टीन का अनुपात कितना कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्योंकि अनुपात के इतने लेवल के क्वेश्चन 8वीं तक आपके आते नहीं हैं तो आपको थोड़ी कठिनाई हुई होगी। देखो ए धातु थी जिसमें जिंक और टीन का अनुपात था 5:2। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिंक था 5x और टीन था 2x और इनका जो टोटल था वो हो गया 5x जमा 2x यानी कि 7x। क्लियर है। ऐसे ही बी धातु में जिंक और टीन का जो रेशियो था वो कितना है भैया, 3:4 है। अब ये अलग धातु है तो 3y तो जिंक है, 4y वो है और आनुपातिक योग कितना हो जाता है, 7y। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ए
टोटल ए में दोनों धातु मिला के 7x हैं, ठीक है। जिंक और टीन का जो मिश्रण है वो 7x है, और उस ए के 7x में से हमने 7 किलोग्राम तांबा निकाल लिया। मान लो ए तांबा है, यानी कि 7 किलो ए की मात्रा हमने निकाल ली। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमें ये नहीं पता ये x की वैल्यू कितनी है। तो 7x टोटल धातु है, जिंक मिला के टीन मिला के 7x टोटल धातु है। पूरा कितने किलो है ये नहीं पता, उसमें से 7 किलो हमने निकाल ली। तो 7x में से 7 किलो निकाल ली, तो x में से कितनी निकल गई, 7/7 यानी 1 किलो, यानी x लगभग 1 किलोग्राम के बराबर हमारा आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। अब बी धातु जो कि हमारी 7y है, 7y का मतलब इसमें जिंक और टीन का कॉम्बिनेशन 7y है, और इस धातु में से 21 किलोग्राम धातु निकाल ली गई, यानी ये और भी ज़्यादा है, कितनी है पता नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 21/7 यानी 3 किलोग्राम के बराबर। 3 किलोग्राम बी धातु में जो जिंक और टीन है वो y के बराबर है। समझ आ गई बात आपको, यहाँ तक समझ आया कि y की वैल्यू हो गई 3 किलोग्राम। अब यहीं से थोड़ा आगे फिर चलते हैं। x आपका 1 किलोग्राम है, यहाँ चलें, ऊपर वाली मेरी उंगली देखें और नीचे वाली देखें। x 1 किलोग्राम है, तो a के अंदर जिंक और टीन का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ 1-1 कर दो, 5:2। वो जो नई धातु बनेगी, चलो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। जो मैं नई धातु बनाऊँगी उस नई धातु में, मिश्र धातु में, भैया मिश्र धातु है, नई मिश्र धातु में x 1 है, y कितना है, 3 है। ठीक है, तो A में जो रेशो थी जिंक और टीन की वो कितनी थी, 5x/2x, यानी कि वो रेशो अब x की जगह 1 रखने पर कितनी हो जाएगी, 5/2। ठीक है, B में जो रेशो थी ये रही 3y और 4y थी, रेशो ही लगा लेना, ऊपर भी यहाँ पर भी, ये यहाँ पर भी अनुपात लगा लेना। ये है 3y/4y, y की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 रखो, तो 3 3 9, अनुपात में 3 चौक 12, ये आ गया। यानी कि जो हमने 7 किलोग्राम A लिया था और जो हमने 21 किलोग्राम B लिया था, उसमें जिंक और टीन का अनुपात ये है, और इन दोनों को मिला के एक नई धातु बनाई गई है। तो उस नई धातु में जो अनुपात होगा वो इनका योग हो जाएगा। 9 और 5 14, 12 और 2 14, यानी कि 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखें 14:14 और 14:14 का मतलब है 1:1। तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है बेटा, ए का 42, बी का 40, सी का 47 और डी का 46 क्वेश्चन। बहुत ही लंबा है और आपके लेवल का बिल्कुल नहीं है, ये कैट लेवल MBA लेवल के क्वेश्चन हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की, मैं शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग मेथड से आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लॉन्ग मेथड से समझने के लिए पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के बेस समझने पड़ेंगे। पूरा एक लेक्चर 1 घंटे का इस पर बन सकता है। एक मालगाड़ी, ध्यान से देखना, एक मालगाड़ी स्टेशन A से स्टेशन B की ओर जाती हुई चलने के ठीक 1 घंटे पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। साथ साथ ये डायग्राम सा बनाया है मैंने। ये A स्टेशन है, ये B स्टेशन है, एक ये मालगाड़ी है, ये A से B की तरफ इधर जा रही है। लेकिन जब ये 1 घंटा चली तो चलने के बाद भैया यहाँ इसका हो गया एक्सीडेंट, हो गया। वहाँ पर 30 मिनट रुकने के बाद, अब एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ी देर रुकना भी पड़ेगा। कितनी देर रुकी, 30 मिनट रुकी। वह अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से पुनः चलना आरंभ करती है। 4/5 यानी 1 से कम। 1 से कम का मतलब है, मान लो भी पहले गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर थी, तो अब जो नई स्पीड है वो पिछली स्पीड का 4/5 है। अब 16 पंजे 80, तो 16 चौकू 64 रहेगी स्पीड। ये एक एग्जाम्पल है। स्पीड कम क्यों होगी भाई, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने से गाड़ी में कोई टेक्निकल एरर आ गया जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड कम हुई, और वह बी पर 2 घंटे की देरी से पहुंचती है। यानी जहां इसका डेस्टिनेशन था वहां अपने पहले के टाइम से 2 घंटे लेट पहुंची। कहानी समझ आई यहाँ तक? आगे देखो और भी बकवास क्या है फिर।
बकवास क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं है, 9वीं के लेवल के तो बिल्कुल नहीं है। यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती, अब ये क्या कहता है, एक नया सीन बना दिया कि ये गाड़ी है, यहाँ जाके एक्सीडेंट हुआ, इसकी बजाय ये एक्सीडेंट थोड़ा भैया यहाँ हो जाता, यहाँ जाके हो जाता। भाई ड्राइवर को जल्दी है, ड्राइवर कह रहा है थोड़ी सी और पहले बाद में 80 किलोमीटर और चल लेती गाड़ी, ठीक है, तो वह ठीक 1 घंटा की देरी से पहुंचती, यानी उस स्थिति में उसका 1 घंटा बच जाता। हो गया, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। चाल वही 4/5 रहेगी, एक्सीडेंट के बाद चाल में फ़र्क आ गया। ओरिजिनल स्पीड की 4/5 कह रही हूँ मैं, अगर पहली स्पीड एस है तो नई स्पीड 4/5 एस है, ये कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि वैसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक क्या करते हैं कि ना तो आपको ये देखना है 1 घंटा वगैरह कुछ भी, असली कहानी जो है वो यहाँ घटित हो रही है। तो एक तो ये देखना है 80 किलोमीटर। दूसरी बात अब आपने मेरी ध्यान से सुननी है कि ये जो गाड़ी 2 घंटे लेट हो रही है ना, वो एक्चुअल में 2 घंटा लेट अपनी चाल की वजह से नहीं हो रही। 30 मिनट गाड़ी रुक गई स्टेशन पे एक्सीडेंट होने के बाद, 30 मिनट चाहे यहाँ रुकी चाहे यहाँ रुकी, 30 मिनट गाड़ी रुक गई अपने स्टेशन पर, जिस वजह से गड़बड़ हुई। तो वो 2 घंटे लेट नहीं हुई, असल में वो गाड़ी केवल और केवल 1.5 घंटा लेट हुई है। अगर हम गाड़ी की चाल की वजह से देरी को ले रहे हैं तो 1.5 घंटा लेट हुई, और यहाँ भी 1 घंटा लेट नहीं हुई, यहाँ ये गाड़ी केवल और केवल आधा घंटा लेट हुई है। तो इन 3 चीज़ों को हमने देखना है। एक हमने गाड़ी की चाल देखनी है जो कि 4/5 है। तो इसके लिए हमारा एक शॉर्टकट है, जो कि मैं केवल उसी शॉर्टकट से आपको क्वेश्चन कराऊंगी कि एक तो हमने वो दूरी देखनी है जितनी दूरी के बाद एक्सीडेंट होना चाहिए था। जो ड्राइवर सोच रहा था कि भैया 80 किलो 1 घंटा पे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अगर गाड़ी 80 किलोमीटर और चल लेती तो बढ़िया रहता। तो एक तो इसको देखना है, ठीक है। पहली बार कितनी लेट हुई है, 1.5 घंटा लेट हुई है। दूसरी बार कितनी लेट हुई है, आधा घंटा लेट हुई है, एक इसको पकड़ना है। तीसरा जो गाड़ी की स्पीड है वो अपनी पुरानी स्पीड की कितनी हो गई है, 4/5 हो गई है, एक इसको पकड़ना है। तो जो इनिशियल स्पीड थी गाड़ी की, जो प्रारंभिक चाल थी गाड़ी की, जो प्रारंभिक, क्या कर दिया मैंने, ये ठीक किया, गाड़ी की जो प्रारंभिक चाल थी वो कैसे निकालोगे, शॉर्टकट बता रही हूँ मैं बिल्कुल। जितनी देर बाद जितने किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होना था वो ऊपर 4/5 का 4 ऊपर और 5, इन दोनों में कितना फ़र्क है ये देखना है। ये 2/8, ये 6/8 भी हो सकता था, ये 4/7 भी हो सकती थी ये चाल। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ता है। तो इन दोनों का डिफरेंस फिलहाल तो 5 में से 4 गया, कितना है, 1 है। और ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, ब्रैकेट में हम इन दोनों घंटों का डिफरेंस ले लेंगे, 1.5 घटा 0.5। समझ रहे हो, ये शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आपको, इससे आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता। बाकी इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा 1-2 लेक्चर आपको चाहिए, क्योंकि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। MBA के एंट्रेंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दूरी, जितनी दूरी पे के बाद एक्सीडेंट की कल्पना कर रहा था ड्राइवर, वो दूरी बटे जो स्पीड में फ़र्क आया है उसका न्यूमरेटर लेना है, अंश लेना है, और अंश और हर का डिफरेंस यहाँ लेना है। जितनी देर हुई है वो अंतर यहाँ लेना है और इसको हल कर देना है। ध्यान से देखो, 80 4/1 का मतलब 4, 1.5 में से आधा गया 1, 4 दूनी 8, 0। गाड़ी की प्रारंभिक चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपकी किताब का ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने ऐसे करना है। अगर ये ना होती, 30 मिनट गाड़ी रेस्ट ना करती, अगर ये गाड़ी 30 मिनट रेस्ट ना करती तो हम 2 में से 1 को घटा लेते, तो भी वही बात आनी थी, 2 में से 1 गया तो भी 1 आना था। एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 4/5 है ये 4/7 भी हो सकता था। तो यहाँ 4 के नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, जो कि बाई चांस 1 आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर ए में 10वां, बी में 41वां, सी में 29वां और डी में 19वां। आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है। क्या मतलब है इस बात का कि जितने की वो वस्तु थी ना,
उसका 50% बढ़ा के उसके ऊपर अंकित माने छाप दिया। कोई भी चीज़ आप बाज़ार से लेने जाते हो तो उस पर प्राइस लिखा हुआ होता है, वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं। यानी कि जितने की लाया उसका 50% उस पर छाप दिया, और फिर जो ख़रीदने गया ना उसको 20% की छूट दे दी। फिर 20% की छूट देता है, उसे बालाजी को बेचता है। बालाजी कोई बच्चा है, उस मतलब कोई भी इंसान है, उसको बेचता है। बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है। बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट तरीके से कराऊंगी। एक्स के मेथड से अगर मैं कराने लग गई तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम इसको करते हैं माना अंकित मूल्य, नहीं माना वस्तु की क्या निकालना, बालाजी का लाभ निकालना है। हमें वस्तु की लागत मूल्य पता नहीं है कितने की है, तो माना वस्तु का मूल्य, माना वस्तु का लागत मूल्य कितना है भैया? 100 रुपये। उसने कितना अंकित करा है? 50% ज़्यादा। 100 का 50% कितना हो गया भैया? 50 रुपये। तो उसने बेटा अंकित कितना कर दिया उसके ऊपर? आप इस बात का हिसाब लगाओ कि कितना मूल्य अंकित कर दिया उसने। 100 की चीज़ पे 150 रुपये छाप दिए। आगे मेरी बात समझ में? मान लिया वो कि वस्तु 100 रुपये की थी तो उसने उसका 50% ज़्यादा करके उसको छाप दिया, और फिर मैं खरीदने गई, आप खरीदने गए तो बोले अच्छा जी 20% की छूट कर दूंगा मैं आपको। तो जो छूट थी वो थी 20%। किसका 20%? 150 का। भाई छप तो 150 रहा है, ग्राहक को तो उस पर 150 दिख रहा है, तो जी मैं 150 पे 20% की आपको छूट दे दूंगा। तो ये हो गया 20 गुणा 150/100, यानी 15 दूनी 30 रुपये की छूट दे दी। तो बालाजी को वो कितने में पड़ी? बालाजी खरीदने गए थे उस वस्तु को, तो बालाजी का क्रय मूल्य, बालाजी को जो उसका क्रय मूल्य पड़ा, कॉस्ट प्राइस पड़ा, भी असली तो दिख रहा था बालाजी को, उस पर 150 रुपये छपा हुआ। दुकानदार ने यानी आनंद ने कह दी भैया इतने की मैं छूट दे दूंगा, तो बालाजी को वो वस्तु पड़ गई 120 रुपये की। ध्यान देना, 120 की पड़ गई। अब वो कहता है कि बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है। बालाजी उसे खरीदने की लागत से 20 रुपये अधिक में बेचता है। तो ये चीज़ को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम इससे आगे चलेंगे। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल कीमत से 30% अधिक है। आप इस लाइन को भूल जाओ, इसका यूज करके अगर हम सवाल करेंगे तो हमें एक्स मान के करना पड़ेगा। एक्स मान के करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ेगा, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, लंबा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। इसको भूल जाओ। ये क्या कहता है कि बालाजी की जो बिक्री कीमत है वस्तु की मूल कीमत से 30% अधिक है। मूल कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी। मूल कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपये में 100 का 30% और जोड़ दो, यानी 30 रुपये और जोड़ दो। भाई मूल कीमत का 30% ज़्यादा है। मूल कीमत कितनी है? 100। 100 का 30% कितना हो गया? 30। तो कीमत कितनी होगी? 100 जमा 30, यानी कि 130 रुपये। तो बालाजी को जो सेलिंग प्राइस है वो 130 रुपये, कॉस्ट प्राइस है 120 रुपये। अब आप इस पे लाभ निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, तो 130 घटा 120 यानी 10 रुपये। और लाभ प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 10 बटे 120 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये आ गया बेटा, अरे दिख नहीं रहा आपको, ये आ गया बेटा 25/3, यानी कि 8.33% उसका लाभ हो जाता है। बाकी इसमें 20 रुपये को हमने निगलेक्ट कर दिया। और ये आपका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा है? मैं यहाँ लिख देती हूँ, सी है। नेक्स्ट है बेटा, ए में 49, बी में 42, सी में 49 और डी में 17वां क्वेश्चन है ये। 264 रुपये। देखो इसमें ना स्टेटमेंट में फ़र्क है, यहाँ 264 और यहाँ 240 है। तो 240 से जो इसका आंसर है वो 280 आता है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो आप यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको ठीक करके 264 से सॉल्व करेंगे। 264 रुपये का एक सामान बेचने पर आदमी को 4% की हानि होती है। 12% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि के सारे फॉर्मूले याद हैं। एक आदमी ने एक वस्तु 264 रुपये
में बेची तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 264 रुपये। उसको जो हानि हुई वो कितनी हुई, 4% हुई। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 घटा हानि प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया 264 गुणा 100 बटे 100 घटा 4, यानी कि 264 गुणा 100 और 100 में से 4 गए 96। इसको हल कर लेना, 24 चौकू 96, 24 एकम 24, 24 एकम 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 275 रुपये। अर्थात जो वस्तु 264 में बिक रही थी उसका क्रय मूल्य वास्तव में 275 रुपये था। अब ये क्या कहता है, 12% लाभ पाने के लिए वो वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। अब आपके पास एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया, लाभ कितना हो गया 12%। तो सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है 100 जमा प्रॉफिट परसेंट बाय 100 गुणा CP, 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। बहुत आसान है ये सवाल तब जब आपको फॉर्मूले आते हैं। और कॉस्ट प्राइस है 275। तो भैया अब आप इसको हल कर लो, 112 बटे 100 गुणा 275। मैं अब डायरेक्ट काटूंगी, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 को 11 से गुणा करोगे तो 308 रुपये आपका उत्तर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था, आपके लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए का 47, बी 43, सी का 1 और डी का 48। चलूँ आगे। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। घनाकार का मतलब है जैसे लूडो की गोटी होती है ना, उस टाइप का कमरा है। एक ऐसा जो लूडो की डाई की तरह का कमरा हो भैया, ऐसा कमरा बेटा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। ठीक है, मान लो ऐसा एक कमरा है जिसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। बाद में बात करेंगे अभी एक बार 48 के बारे में। उस कमरे में कितनी लंबाई की सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। तो सबसे बड़ी छड़ का मतलब है इसका विकर्ण, इस कोने से और इस कोने तक। ऐसे आप अपने घर के किसी कमरे में खड़े हो जाना और छत की एक कोण, समझ रहे मेरी भाषा को, छत का एक कॉर्नर और उसके बिल्कुल अपोजिट फर्श का कॉर्नर, ये सबसे लंबा विकर्ण होगा। इसमें नहीं दिख रहा आपको, वो सबसे लंबा विकर्ण होगा। और इतनी लंबी छड़ ही हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो वो विकर्ण की जो लंबाई होती है असल में वो कितनी होती है, वो वर्गमूल 3a होती है। वो हम कैसे निकालते हैं भाई, देखो मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करती हूँ, किसी एक बच्चे को भी समझ आ गया। ये आधार है a, तो ये आधार का विकर्ण है। तो ये बनेगा a की 2 जमा a की 2 का वर्गमूल 2a की 2 का वर्गमूल और वर्गमूल 2a। ये विकर्ण बनेगा वर्गमूल 2a, जमीन वाला विकर्ण। और इस पे ये भुजा भी लंबवत खड़ी है, ये वाली, इस पे ये लंबवत है। तो एक और सबसे बड़ा विकर्ण बनेगा। वो कैसे बनेगा, ये बात अभी आपके लेवल की नहीं है, ये 11th में आती है। तो आप केवल फॉर्मूला याद करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये जब इन दोनों को हल करोगे, a की 2 जमा 2a की 2 का वर्गमूल, तो ये बनेगा 3a की 2 का वर्गमूल। तो ये वर्गमूल 3a आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप शॉर्टकट याद करो कि किसी भी घनाकार आकृति का जो सबसे बड़ा विकर्ण, अगर किसी घनाकार आकृति की भुजा a है तो उसका जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो वर्गमूल 3a होता है। आप ये याद कर लो। अब हमारा सवाल क्या है कि हमारे पास एक घनाकार क्यूबिकल शेप में कमरा है जिसका फर्श का क्षेत्रफल 48 है। फर्श का मतलब ये फर्श कैसा है, चौरस है, यानी ये भी a है, ये भी a है, पूरा क्षेत्रफल 48 है। वर्ग बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, वो कितना है 48। तो a की 2 का मतलब, अब 48 के टुकड़े कर लो, 48 के हो जाएंगे 16 3 48, दोनों तरफ कर दो वर्गमूल, कट गया। a की वैल्यू आ गई 4 वर्गमूल 3, यानी कमरे की भुजा आ गई 4 वर्गमूल 3। अब ये कह रहा है कि उस कमरे में सबसे बड़ी लंबाई की छड़ कितनी लंबी होगी, तो वो उसके विकर्ण जितनी लंबी होगी। और विकर्ण कितना है, वर्गमूल 3a, a की वैल्यू है 4 वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 को 4 वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे। वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 9,
वर्गमूल 9, 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, जो सबसे लंबी है। सेंटीमीटर के मीटर है भैया, मीटर में है बेटा जी, ध्यान कर लेना। तो 12 मीटर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी। कई बार इस पर भी उलझा देते हैं, 12 मीटर भी दे देते हैं ऑप्शन में, 12 सेंटीमीटर भी, तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, फिर से समझ लो। घनाकार कमरा है, अगर हमें उसकी भुजा ए पता है तो उसका सबसे बड़ा विकर्ण होगा वर्गमूल 3a। और हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी छड़, सबसे बड़ा डंडा कोई उसमें रखें तो कितना रखें। तो हमें जो कमरा दिया गया उसका फर्श का क्षेत्रफल पता है। फर्श का क्षेत्रफल का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल पता है। अगर उसकी भुजा ए है तो उस क्षेत्रफल की सहायता से तो हमने ए की वैल्यू निकाली, और ए की वैल्यू को यहाँ रखकर हमने सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकाल दी। नेक्स्ट है बेटा ए का 50 का 23 क्वेश्चन। ठीक है, चलूँ आगे। तो ये हैं 11 मित्र एक होटल में आए और उन्होंने बिल की राशि को समान रूप से अदा करने का निर्णय लिया। भाई होटल में ठहर गए, में जितना खर्चा लगेगा बराबर बांट लेंगे। लेकिन उनमें से 10 लोगों में से प्रत्येक ने 60 रुपये अदा किए। परिणाम स्वरूप 11वें व्यक्ति को अपने अंश से, यानी जितना उसने देना था उससे 50 रुपये ज़्यादा देने पड़े। उसके द्वारा अदा की गई राशि बताओ। 11 आदमी एक होटल में गए तो हमने मान लिया कि कुल बिल कितना आया, x रुपये आया। अब ये कितने आदमियों में बंटना है, 11 आदमियों में। तो एक आदमी का हिस्सा कितना होगा, शेयर ऑफ 1, 1 का भाग 1 का अंश, x/11 हो जाएगा। भाई अगर हमारा 100 रुपये खर्चा आ रहा है और उसे हमें बराबर भागों में बांटना है, तो बांटने का मतलब मैथ में क्या होता है, भाग करना। तो भाई इसको एक इमेजिनेशन कर लो, x रुपये का मतलब है 1000 रुपये का खर्चा आया या 1100 का खर्चा आया, तो 11 जनों में बांटना है। तो हम उसको क्या करेंगे, 1100/11 ही तो करेंगे, एक एक हिस्से में 100 रुपये आ जाएंगे। तो कुल बिल x रुपये, x/11 हर आदमी ने देना था, लेकिन 10 आदमियों ने तो दिए 60-60 रुपये। ध्यान से समझ लो, 10 आदमियों ने तो दिए 60-60 रुपये। और ये जो 11वां बंदा था ना, इस बेचारे ने अपने हिस्से से, इसका हिस्सा कितना है x/11, उससे भी 50 रुपये इसको फालतू देने पड़ गए। 10 जनों का तो ये हिस्सा हो गया, और एक जने को अपने हिस्से से जमा 50 रुपये देने पड़ गए, और ये मिलकर पूरा x रुपये के बराबर बिल हमारा अदा हो गया। बस ये इतनी सी कहानी समझनी है। 10 जनों ने दिए 60 रुपये, तो उन्होंने तो दे दिए 600 रुपये। जो 11वां जना था उसके हिस्से में आए थे x/11 रुपये, लेकिन उसने x/11 नहीं दिए, उसको अपनी जेब से 50 रुपये फालतू और देने पड़े। ये पैसा और ये पैसा जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो होटल का टोटल बिल पे हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ शॉर्टकट कर दिया कि 10 × 60, फिर समझ लो 10 जनों ने 60 रुपये दिए तो 600 रुपये, ये तो 10 जनों का हिस्सा हो गया। और 11वें को अपने हिस्से से 50 रुपये ज़्यादा देने पड़े, यानी x/11 = 50। ये सब मिलाकर किसके बराबर हो गया, x के टोटल खर्चे के, कुल बिल के। अब कुछ भी नहीं रह गया, ये इक्वेशन है, सोल्व कर दो। ये तो हो गया 650, इसको राइट में ले जाओ, x घटा x/11, राइट साइड में 11 लघुत्तम ले लो, सिंपल बीजगणित है। 11 एकम 11, x घटा x 650, 11 को तो इधर ले जाओ, 650 × 11, 11 में से 1 गया 10, 0 से ये 0 कट गई। 65 को 11 से गुणा कर देना, ये आएगा 715 रुपये। तो x हो गया 715, यानी होटल का कुल बिल आ गया 715 रुपये। पूछा क्या है, उसके द्वारा अदा की गई राशि बताओ। किसके द्वारा, 11वें व्यक्ति द्वारा। तो 10 जनों ने तो 600 रुपये दे दिए, कुल बिल आ रहा है 715 का। 10 जनों ने दे दिए 600 रुपये, तो बच कितने गए, 115 रुपये। यानी उस आदमी को 115 रुपये देना पड़ा, जो कि हमारा आंसर है। और वो हमारा देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आ जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए में 18, बी में 45, सी में 32 और डी में 22। और ये स्टेटमेंट आपके सामने है। 8.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8400 रुपये की राशि एक निश्चित समय में, हमें समय नहीं पता, 11,046 रुपये हो जाती है। उसी ब्याज दर
और उसी समय में 9600 रुपये की राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है। मूलधन 8400 रुपये है, दर 8.75 है, साधारण ब्याज 11046 है, समय नहीं पता। तो पहले तो हम समय निकालेंगे, फिर उसी समय से इसी दर से और 9600 रुपये का फिर हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो वैसे तो समय का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कराती हूँ। प्रिंसिपल मूलधन आपका कितना बताया, 8400 रुपये। ब्याज की जो दर है वो है 8.75% वार्षिक। समय पता नहीं है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो 11046 रुपये है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वैसे तो समय का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, लेकिन फिर भी मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। टाइम का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दूँ, कोई बच्चे करना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट। इससे भी आप टाइम को डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसी को उलट पुलट करके निकाल रखा है। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट है 11046, मूलधन है आपका 8400 रुपये, दर है 8.75, दर हो गई 8.75। 8.75 का मतलब हो गया 875 बटे 100। 100 यहाँ ऑलरेडी है, गुणा में टाइम। इसको हल करके हमने टाइम निकाल देना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बाकी आर पार आप इसको उठा के गुणा कर दो। पहले काट दूं क्या, चलो काट ही देती हूँ पहले। ये देखो भाई, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 आ गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 से ये कट जाएगा। 25 थी 75 और 25 पंजे 125। यहाँ 21 और 35 बच गया, जो इसके नीचे आ जाएगा 11046 के नीचे आएगा ये वाला 21 और ये वाला 35 और ये आ जाएगा टाइम। जब आप इसको काटोगे तो ये 18/5 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना अपने आप से। हाँ, एक गड़बड़ यहाँ मैंने कर दी है, 11046 रुपये ये ब्याज नहीं है। इसने क्या कहा है कि एक राशि निश्चित समय में 11046 हो जाती है। 8400 रुपये की राशि 11046 में बदल गई थी, ये तो मिश्र धन हो गया, ये तो मिश्र धन हो गया। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा मिश्र धन घटा मूलधन, यानी कि 11046 में से जब मैं 8400 रुपये घटाऊँगी 6 4 2 2646, ये आएगा 2646 रुपये। तो 2600, समझ गए मेरी बात को, गलती कहाँ हुई है समझ गए। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 11046 घटा 8400 यानी कि 2646 रुपये। ठीक है, तो इसको अब आप अपना काट लेना। ये देखो मैं बता दूँ, 21 पे काटोगे तो 21 एकम 21 और 21 दूनी 42 और ये 6 पे, और ये जाएगा 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 8 56। तो जो टाइम है वो आपका 18/5 वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही रखो इसको, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें करना क्या है कि 9600 रुपये तो मूलधन है, 18/5 टाइम है, 8.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अब हमें फिर से एक बार ब्याज निकालना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर कराती हूँ। अब क्या है, हमारा मूलधन है 9600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 8.75%, टाइम है 18/5। तो बेटा आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल है 9600, रेट वही 875 बटे 100, 100 और आ जाएगा। टाइम है 18/5, बिल्कुल पूरा पूरा ये आपका कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 25 थी 75, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 सत्ते 35 और 4 से ये कट जाएगा 24। 24 7 और 18 की गुणा कर लेना, 3024 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते बेटा, ए का 43, बी का 46, सी का भी 46 और डी का 39वां क्वेश्चन है। एक आधे क्वेश्चन में अगर नंबरिंग इधर उधर हो जाए तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से टैली कर लेना। x रुपये, ये x है,
x रुपए की धनराशि 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में ABCD में वितरित की जाती है। 4 जने हैं ABCD, उनमें बांटी गई है। यदि B और D के हिस्से में 832 रुपये का अंतर है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चारों अनुपात लेकर पहले इनको एक कर लो। एक का मतलब है पहले इनका लघुत्तम ले लो। 1/3 1/5 1/6 1/9 का लघुत्तम आ रहा है 90। 3 ये 30 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इनका आनुपातिक मतलब कुल मिला के जो अनुपात था वो किस में बदल गया? 30 अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात 10। जो इनका आनुपातिक योग आएगा 30 जमा 18 जमा 15 जमा 10 वो कितना आएगा? 73। कुल पैसे कितने हैं? x। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब a का हिस्सा एक बार बस वैसे ही सफाई से लिख के दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना। 73 में से a को 30 रुपये मिल रहे हैं तो x में से कितने मिलेंगे? x में से मिलेंगे 30/73x। ये आ गया a का हिस्सा। जब आप b के हिस्से की बात करते हो तो 73 में से मिल रहे हैं 18 तो x में से कितने मिलेंगे? 18/73x। ऐसे ही c का हिस्सा निकाल लो तो 15/73x और ऐसे ही d का हिस्सा निकाल लो तो 10/73x। समझ आ गई बात? कुल राशि कितनी थी? x थी। अब ये क्या कहता है कि b और d का डिफरेंस 832 है, तो ये तो b का है और ये d का है। दोनों का अंतर कितना है? 832 है। b माइनस डी 832 है, ध्यान करना। तो इसको यूज करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो b है 18/73x, d है 10/73x बराबर है 832। लघुत्तम बराबर है x बराबर 18 में से 10 गए 8/73x बराबर है 832। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। 832 73 उधर चला जाएगा बटे 8, 8 एकम 8 ना जाने की 0, 8 चौक 32। तो x की वैल्यू आएगी 104 गुणा 73 यानी 7592। गुणा खुद करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन क्या है? x का मान ज्ञात करो। तो आ तो गया भैया x का मान 7592 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये तो। अगला देखते हैं बेटा। ए में 45, बी में 47, सी में 14वां, डी में 32वां। ये थोड़ा सा अलग है, मुश्किल तो नहीं कहूँगी बिल्कुल भी। एक 17,500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% वार्षिक दर से कुछ भाग यानी 17,500 रुपये की कुल अमाउंट थी, उसके 2 हिस्से कर लिए। कुछ हिस्सा 24% की दर से साधारण ब्याज पर और बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की ही 10% की दर से उधार दिया गया। 17,500 को 2 भागों में बांट लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो मान लो ये हैं 17,500 रुपये, तो एक हिस्सा x हो गया तो दूसरा हिस्सा 17,500 माइनस x हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? एक पर ये तो मूलधन हो गया, इस पर जो ब्याज की दर है वो 24% है। देखना ध्यान से। ये दूसरा मूलधन हो गया, इस पे जो ब्याज की दर है वो कितनी है? 10% की दर से। 5 वर्ष पश्चात कुल 13,300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ 5 साल बाद। यानी टाइम कितना है? 5 साल है। यहाँ भी टाइम कितना है? 5 साल है। सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 17,500 रुपये थे, एक आदमी ने उसमें से x रुपये 24% की दर से 5 साल के लिए ब्याज पे दे दिए और बाकी जो बच गया वो कितना बचा? 17,500 में से x को घटा लो तो वो 10% की दर से 5 साल के लिए ब्याज में दे दिए। दोनों ब्याज मिलके कितना बन गए? 13,300 रुपये। इस कंडीशन को यूज करके हमें क्या बताना है कि 24% और 10% पर से उधार दी गई राशियों का अनुपात क्या है। यानी कि ये x कितना है और 17,500 माइनस x कितना है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, बहुत ही आसान है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। काट पीट लेना। 5 दूनी 10, 4 5 20, 4 6 24। ये आ गया 6/5x पहला सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? मूलधन है 17,500 घटा x यानी ब्रैकेट लगानी है गुणा 10 गुणा 5/100। 0 से 0 कट गई और 5 दूनी 10, ये बन गया 17,500 घटा x/2। ये दोनों अलग अलग ब्याज आ गए और इन दोनों का जोड़ 13,300 है। तो अब हमें बीजगणित का इस्तेमाल करना है। इन दोनों को जोड़कर 13,300 के बराबर करना है, जिसकी सहायता से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा जी दोनों तरफ गुणा कर दो 10 से, या 10 ले लो लघुत्तम। चलो 5 दूनी 10,
2 छिक 12, 2 पंजे 10, इसको हल करोगे तो ये बनेगा 87,500, 2 पंजे 10 घटा 5x बराबर है 13,300। ये 10 उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 87,500 घटा 5x और जमा 12 नहीं है भैया, ये कुछ गलती कर गई मैं, ये x था बेटा यहाँ, तो ये बनेगा 12x। 12x में से 5x गया तो ये बन जाएगा 7x और 1 0 यहाँ चली जाएगी, 13,300 था, ये बन जाएगा 1,33,000। समझ में आ गई बात यहाँ तक। x को एक तरफ रखो, बाकी को राइट में ले जाओ। 1,33,000 में से 87,500 घटाओगे, कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर रखी है क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, तो 45,500 बनेगा। इसको आप हल कर लेना तो ये आपका आ जाएगा 6500 रुपये। यानी पहली अमाउंट है 6500 है भैया, तो दूसरी अमाउंट कितनी आएगी, 17,500 में से 6500 घटा दो, ये बन गई 11,000 रुपये। इन दोनों का हमने निकालना है अनुपात, तो वो बनेगा 6500 अनुपात 11,000। 24, ये बात का ध्यान रखना, इसने कहा है कि 24 और 10 पर दी गई राशियों का अनुपात, तो 24 वाली राशि पहले लिखनी है, तो 24 वाली राशि x है तो x का मान पहले लिखना है। 2 0 से तो 2 0 कट गई, ये बन गया 65 अनुपात 110। 5 पे काट दो, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उत्तर आ जाएगा 13 अनुपात 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आपको ब्याज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पार्ट का, ए कोड का 14th, बी का 48, सी का 30th और डी का 24th क्वेश्चन। और क्या स्टेटमेंट है देखें। ए एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। बी, ए एक वस्तु बी को, ए ने बी को बेच दी 10% लाभ पर, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमें बहुत ही आसान हमारा तरीका है, माना क्रय मूल्य, ठीक है, माना ए के लिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, यानी ए को वो चीज़ 100 रुपये में पड़ी। लाभ कितना हुआ ए को, ये भी देख लो, 10%, किसका 10%, 100 का, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 की चीज़ 10 रुपये लाभ में बेची तो 110 रुपये में उसको बेच दी। यानी बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ए ने किसको बेची, बी को, तो ए का तो सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो गया ना, तो बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस बना वो 110 रुपये बना। अब बी ने उस पर जो लाभ लिया वो 20% लेके सी को बेच दिया, तो बी का जो लाभ है वो है 110 का 20%। आप सीधा फार्मूला भी लगा सकते थे सेलिंग प्राइस का, तो 110 गुणा 20/100, कट गई 2 0, 11 दूनी 22 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो बी ने सी को जितने में बेचा, 110 में ख़रीदा, 22 रुपये का उसने फ़ायदा लिया, तो 110 जमा 22 यानी 132 रुपये में बी ने वो आइटम सी को बेच दिया। तो ये हमारा हो गया, सी का कॉस्ट प्राइस हो गया 132 रुपये। ये किसके लिए है, जब हम मानकर चल रहे हैं कि 100 रुपये क्रय मूल्य है। ये कहता है कि यदि सी ने उसे 264 रुपये में ख़रीदा तो ए ने कितने में ख़रीदा था, यानी कि असलियत में सी ने 264 में ख़रीदा था। ये तो हमारी इमेजिनेशन है, तो ये हम लिख देते हैं, यदि सी ने 132 रुपये में, वैसे तो इसका डायरेक्ट मेथड भी है पर मैं आपको अच्छे से बताना चाह रही हूँ, में ख़रीदा तो ए का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। यदि सी ने 1 रुपये में ख़रीदा तो ए का क्रय मूल्य हो गया 100/132, और सी ने असली में कितने में ख़रीदा था, 264 में, तो कितना हो जाएगा, 100/132 गुणा 264, 132 दूनी 264 होता है, तो ये आ जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आपने मुझे तुरंत लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए का 44, बी का 49, सी का 4 और डी का 36 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेट बी। मान लीजिए ये एक्स मैंने लिखा है यहाँ क्योंकि स्टेटमेंट में इंग्लिश में तो लिख रखा है इन्होंने। एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। एक्स एक ऐसी संख्या है जो 13 से पूरी पूरी भाग हो रही है, समझ गए। लेकिन यदि एक्स को 4 से 5, 6, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार 2 शेषफल बचता है। ध्यान देना है, x के अंकों का योग ज्ञात करो। ये अंकों का योग तो बाद में ज्ञात करना है, पहले तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या? ध्यान दो, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 13 से तो पूरी पूरी भाग हो रही है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से भाग करते हो तो 2 शेषफल बचता है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो इन दी गई सभी संख्याओं का पहले आप लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM निकाल लो। 4, 5, 6, 7, 8 और 12 का LCM, तो 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 1, 5, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, लास्ट तक लेके जाना है 1 1 तक, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। नहीं तो कई बार लघुत्तम में गड़बड़ हो जाती है। फिर 3 पे 3 एकम 3, 7 1 1, फिर 5 पर लेंगे 1 1 1 7 1 1 और फिर 7 पर लेंगे तो सारा 1। इन सब का जब आप गुणनफल लोगे तो वो आपका LCM आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका 840 आएगा। और 2 दूनी 4 दूनी 8 24 5 120 और 12 7 84। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं उसको जब इन सब से भाग करते हैं तो शेषफल हर बार 2 बच रहा है। तो उस संख्या को जब 840 से भाग करोगे तो भी शेषफल 2 ही बचेगा। वो संख्या क्या है? x है। x को जब आप 840 से भाग करते हो तो कोई भागफल आएगा और भाग करने के बाद शेषफल 2 आएगा। तो भागफल पर में से क्या होता है? भाजक बराबर है भाज्य गुणा भागफल गुणा जमा शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 840 गुणा k जमा 2, यानी हमारा नंबर इस तरीके का है। हमारा नंबर इस तरीके का है। अब हमने निकालनी है सबसे छोटी संख्या जो 13 से भाग हो जाए। तो इसको मैं ज़रा नेक्स्ट पेज पर ले लेती हूँ। जो हमारी संख्या x है उसको जब 840 से भाग करते हैं तो ये भागफल और ये शेषफल है। अब इस x का छोटे से छोटा मान निकालना है तो इसमें k को रखते चले जाओ। एक बार k को 1 रखो तो x बनेगा 840 गुणा 1 जमा 2, 840 एकम 840, 842। अब आपको चेक करना पड़ेगा ये 13 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 13 6 78 और 6 बचेगा, नहीं हो रहा। तो ये 13 से विभाजित नहीं हो रही है ये संख्या। छोटी से छोटी निकालनी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 2 3 4 में ही आ जाएगा। अब मैंने रख दिया k की जगह 2, k की जगह 2 रख दिया तो ये बन गया 840 गुणा 2 जमा 2, तो 2 0 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 1680 में 2 जोड़ोगे तो 1682 भी भाग नहीं होता। अब मैंने रखना है k की जगह 3, तो यहाँ 3 रखूँगी तो 840 को 3 से गुणा करूँगी, 0 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25 जमा 2 2522। ये 13 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। आप करके भी देख सकते हो। यहाँ कर देती हूँ मैं। 2522 को मैं भाग कर रही हूँ किससे? 13 से। देखो भाई ज़रा, दिख रहा है ना? 13 एकम 13, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 13 7 91, 13 8 104 और भैया 13 निम्मा 117 और ये हो जाएगा 13 चौकू 52। हो गया ना पूरा पूरा भाग। तो ये वो सबसे छोटी संख्या आ रही है जो कि 13 से पूरी पूरी भाग हो रही है, लेकिन 4 5 6 7 8 से भाग नहीं हो रही है। तो हमारा जो अब हमने करना क्या है? संख्या तो निकाल ली, मैं भी अभी गड़बड़ कर देती। x के अंकों का योग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू आ गई 2522 और अंकों का योग 2 जमा 5 जमा 2 जमा 2 2 4 और 2 6 और 5 11। हमारा आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और अब हमारा लेवल 2 का केवल एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, उसको देखते हैं जल्दी से।
औसत का क्वेश्चन है, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। 24 छात्रों के एक वर्ग में अंग्रेजी विषय में औसत प्राप्तांक 56 है। 24 बच्चे हैं और उन 24 बच्चों का जो औसत है, जो एवरेज है, जो मीन है, वो 56 है। मैंने आपको लेवल 1 के पेपर में भी बताया है, इसमें भी बताया है कि जब कुछ अंकों का औसत हमें पता है और संख्या पता है तो उन दोनों की गुणा से उनका योगफल आ जाता है। अभी मान लो मेरे पास इंग्लिश में 10 छात्र हैं तो भाई x1 जमा x2 औसत क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्य होता है उन सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इसको इधर ले जाओ और गुणा कर दो, समझना मेरी बात को। औसत को मैं 10 से गुणा कर दूं तो इन सब आंकड़ों का क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। ये बात मैं लेवल 1 के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ और इस लेवल 2 के लेक्चर में भी पहले समझा चुकी हूँ, अगर सब कोई बच्चा लगातार मेरे लेक्चर देख रहा है तो अब आप ये समझो कि 24 तो बच्चे हैं और उनका एवरेज 56 है। तो जब मैं 24 को 56 से गुणा कर दूंगी तो उन सभी बच्चों के अंकों का योग आ जाएगा, उन सभी बच्चों के अंकों का योग आ जाएगा जो कि बनेगा 1344। 24 बच्चों ने जितने नंबर प्राप्त किए उनका जोड़ हो गया 1344। यदि 3 छात्रों के प्राप्तांक 48, 59 और 67 के बदले गलती से 44, 45 और 61 पढ़े गए हैं तो सही औसत क्या होगा। सही औसत निकालने के लिए पहले सही जोड़ निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, ध्यान दो भाई, अंकों का सही योग, गलत योग है 1344। अब नंबर ये थे उन बच्चों के, यानी ये तो जुड़ने थे और ये गलत चढ़ गए थे, ये घटने थे। समझ रहे मेरी बात को। इस जोड़ में 48, 59 और 67 को तो जोड़ देंगे और जो गलत पढ़े गए हैं 44, 45 और 61 को घटा देंगे तो हमारे पास 24 बच्चों के प्राप्तांकों का सही जोड़ आ जाएगा। ये 174 बनेगा और ये 150 बनेगा। 174 में से 150 गए तो ये हमारा 24 आ जाएगा और 1344 में 24 जोड़ोगे तो 1368 आएगा। यानी कि 24 बच्चों के प्राप्तांकों का जो योग है वो 1368 आ गया, सही योग। तो हमें उनका क्या निकालना है, सही औसत निकालना है। तो अंकों के योग को आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग कर दो तो 24 बच्चों के अंकों का सही औसत, औसत बोल लें, माध्य बोल लें, मीन बोल लें, एवरेज बोल लें, एक ही बात है। तो 1368 को 24 से भाग कर दो और ये आपका भागफल 57 आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपका राइट आंसर था। ये पूरे 50 क्वेश्चन लेवल 2 जो 25 तारीख को कंडक्ट हुआ मैंने कराया है। लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें बेटा, प्लीज़। सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं लगता और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।